हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं इस वीडियो में पास्ट पेपर सॉल्व करूंगा फाइनेंशियल अकाउंट्स का 2019, फिर 2018, फिर 2017। 2018 और 17 में जो इस साल पेपर में आने वाला है उसके 2-3 सम्स ये, तो 18 और 17 में साथ में करूंगा। 19 पूरा का पूरा इस साल जैसे आएगा उसी पैटर्न में है, तो 19 में अलग से वीडियो बना रहा हूँ, 18-17 का मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी हम लोग करेंगे पास्ट पेपर 2019 फाइनेंशियल अकाउंट्स बीकॉम के लिए। सीए इंटर का नहीं है, टीवाई बीकॉम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करूंगा। अगर आपके पास पास्ट पेपर्स नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों साल के पास्ट पेपर्स डाल दूंगा, उसका ड्राइव लिंक बना दूंगा, फिर वहां से आप जाके डाउनलोड करके या तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो या तो अगर आपको फ़ोन में रखना है तो फ़ोन में भी रख सकते हो। ओके, मैं ये 2019 वाला पेपर थोड़ा स्लो करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स पूरे रिवाइज हो जाए। अगर आपने अभी तक चैप्टर्स नहीं देखे तो मैंने उसका पूरा वीडियो बना के रखा है। तीनों चैप्टर्स जो इस साल आने वाले हैं, इस सेम में आने वाले हैं, उन तीनों के मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके अकाउंट सेम 6 करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाके अगर आप देखोगे तो आपको इस साल के सेम 6 में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो मैंने उसके वीडियोस बना दिए। फुल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा दूंगा ताकि आप वापस से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Krishna Limited imported goods from Skylark Limited of USA worth $3 lakh on 31st October 2014 when the exchange rate was $65. The amount paid in installments was, आपको 4 डेट दी है, ठीक है, उसमें इंस्टॉलमेंट उसने भरे हैं 1 लाख, 50, 50 और 1 लाख, और आपको एक्सचेंज रेट दी हुई है। कृष्णा क्लोजेज इज बुक्स ऑन 31st March and 31st March 2015 द एक्सचेंज रेट वॉज 61। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट पास करनी है? जर्नल एंट्रीज, तो हम लोग सिर्फ वही करेंगे। ओके, तो जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, राइट। यहाँ पे आएगा डेबिट और यहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट। समझ में आ गया? सो देखो, फर्स्ट क्या हुआ कि कृष्णा लिमिटेड ने गुड्स इंपोर्ट किए। ओके, कितने लाख के? $3 लाख ऑन 31st October 2014, ठीक है, और तब एक्सचेंज रेट थी आपकी 65। ओके, तो फर्स्ट आपका आएगा 31st October 2014, ठीक है, आपने इंपोर्ट किया मतलब आपने परचेस किया, ठीक है। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू स्काईलार्क लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि उनसे क्रेडिट पे ले रहे हो तो इसलिए जिस पार्टी से ले रहे हो उसका नाम आएगा, ठीक है। तो कितने का लिया आपने? $3 लाख का लिया। ओके, और $1 की वैल्यू कितनी थी वहाँ पे? 65। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो $3 लाख इंटू 65 करोगे तो आपको आएगा 1,95 लाख। ओके, 1,95 लाख। और यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, आप अपने हिसाब से नरेशन लिखते रहना, बीइंग गुड्स परचेज। फिर सेकेंड देखो आप, अब सेकेंड डेट कौन सी आपकी? 15 नवंबर। इसी हिसाब से आपको ये करना है, ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो सेकेंड आपने क्या किया? इंस्टॉलमेंट पे की। कब पे की? 15 नवंबर। ओके, कितने की इंस्टॉलमेंट्स पे की? 1 लाख। अब पे किया मतलब क्या होगा? आपका बैंक क्रेडिट होगा, राइट, तो टू बैंक अकाउंट। और किसको पे किया है? स्काईलार्क को, तो स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, समझ में आ गया। तो $1 लाख इंटू कितना रुपया था? 64। ओके, तो आपका आएगा 64 लाख रुपीस। ओके, तो 64 लाख रुपीस आपका अमाउंट आएगा। समझ में आ गया? अब इतना याद रखना कि जब भी आप एक ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, तो उसमें या तो आपको गेन होगा या तो आपको लॉस होगा, ठीक है। गेन और लॉस किसका होगा? एक्सचेंज रेट का गेन या लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $10 में कुछ खरीदा है, ठीक है, और उसको $11 में बेच रहे हो, तो आपको $1 का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन, ठीक है। समझ में आ गया?
ये हम लोग रुपीज़ में देखेंगे। तो अभी देखो, तो इस ट्रांजैक्शन में देखो, आपने 65 रुपीज़ का ख़रीदा हुआ था गुड्स, आपने कितना पे किया? सिर्फ 64। ओके, 65 का ख़रीदा था, 64 पे किया, तो 1 रुपये का आपको क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो 15 नवंबर को मुझे एक फ़ायदा हुआ। ओके, तो आपको फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा हुआ तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो क्रेडिट में अभी क्या लिखोगे? क्रेडिट में आप लिखोगे टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ओके, तो टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ये अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि हमें गेन किसके लिए हो रहा है? हम लोग का एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट। ये 65 था, 64 हुआ है, राइट। तो 1 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट हम एक टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं इस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को बताने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब किससे हमें फ़ायदा हुआ है? स्काईलार्क लिमिटेड से। ठीक है, तो स्काईलार्क लिमिटेड आपका क्या आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है? आपको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, इतना तो समझ में आ गया। अब कितने अमाउंट पे फ़ायदा हुआ वो देखना है, तो ये ट्रांजैक्शन देख लो। ये ट्रांजैक्शन आपने कितने रुपए पे किए? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए, 1 लाख डॉलर्स पे आपको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो ये 1 लाख आपका क्या आ जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के सम करने होते हैं। हर ट्रांजैक्शन में आपको देखना है कि आपको कुछ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा और ये वाला क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट हो जाएगा और पार्टी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अगर आपको गेन हुआ है तो इसी तरीके से आपकी एंट्री आएगी। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट डेट है आपकी 15 मार्च। ओके, सो 15 मार्च 2015। ओके, तो उस टाइम में क्या किया आपने? 50,000 रुपया पे किया। तो सेम एंट्री आएगी पेमेंट की, तो स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितने का पेमेंट किया आपने? 50,000 US डॉलर्स का पेमेंट किया। ओके, उसको 66 रुपीज़ पे किया। तो 50,000 इंटू 66 करोगे तो आपको अमाउंट आएगी 33 लाख रुपीज़। ओके, 33 लाख रुपीज़। समझ में आ गया। अब देखो एक और ट्रांजैक्शन हुआ, इसमें भी गेन या लॉस होगा। अभी देखो 65 का आपने गुड्स खरीदा, आप पेमेंट कितना कर रहे हो? 66 रुपीज़, मतलब 1 रुपये का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ में आ गया। तो 15 मार्च को आपको 1 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और किसके लिए, किसको दे रहे हो तब लॉस हो रहा है? स्काईलार्क को। तो स्काईलार्क लिमिटेड आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो 1 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, इतना आपको समझ में आ गया। कितने अमाउंट पे लॉस हो रहा है? ये वाला ट्रांजैक्शन देख लो, कितना अमाउंट आपने पे किया जिस पे आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है? 50,000 डॉलर्स आपने पे किए, उस पर आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे 50,000 डॉलर्स इंटू 1, तो 50,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और हमेशा याद रखना, हमेशा एंट्री के बाद में आपको नरेशन लिखना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, यहाँ पर आप लिखोगे बीइंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन ट्रांसफर टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, या फिर आप नॉर्मली लिख सकते हो बीइंग एंट्री पास फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ठीक है, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। ठीक है, अभी देखो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद में जो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 15 के बाद में नेक्स्ट डेट देखो कौन सी आती है? 20 अप्रैल। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक डेट और आएगी जो कि होगी फाइनेंशियल ईयर के एंड की डेट। समझ में आ गया। तो देखो कृष्णा लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो मतलब 31 मार्च आपका क्लोजिंग होगा। ओके, तो अब क्लोजिंग में इतना याद रखना कि जितना भी अमाउंट आपका बाकी है या तो लेना या तो देना। ठीक है, इस सम में हम लोग क्या देना, हमको अमाउंट देना है। कितना देना है? 3 लाख डॉलर्स का आपने परचेज किया, उसमें से 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख रुपया आपने, 1.5 लाख डॉलर्स आपने पे कर दिए। ओके, तो अभी कितना बच गया? 1.5 लाख।
ओके। तो अब उस 1.5 लाख पे आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन या लॉस दिखाना है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी तरीके से अगर सोचो तो ये समझ लो कि 31 मार्च को आप जो 1.5 लाख बचा है उसका पेमेंट कर रहे हो, समझ में आ गया। अगर पेमेंट करोगे तो उसमें क्या होगा, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। जैसे हमें इस समय इस पेमेंट के बाद में क्या हुआ, लॉस हुआ, इस पेमेंट के बाद में क्या हुआ, गेन हुआ। तो इस बार भी ये समझ लो कि 31 मार्च को तुम पेमेंट कर रहे हो, अज्यूम करो उस तरीके से आपको एंट्री बनानी है। 31 मार्च को आप समझ लो कि आप पेमेंट कर रहे हो, तो अब जब पेमेंट करोगे तो आपको लॉस होगा या तो गेन होगा, समझ में आ गया। कितने का पेमेंट कर रहे हो, जितना अमाउंट आपका बाकी है। 31 मार्च को कितना बाकी देना है, $1,50,000 आपको बाकी है देना, ठीक है। तो देखो, कृष्णा लिमिटेड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। ऑन 31 मार्च द एक्सचेंज रेट वॉज $61, ओके। तो 31 मार्च को कितना $, था, रेट कितना था, 61, ओके। हम लोगों ने खरीदा कितना, 65, ओके। तो अगर ये अज्यूम करके मैं बोलूँ कि मैं 61 पे $1,50,000 पे कर रहा हूँ, ओके, $61 पे मैं 61 रुपीज़ पे मैं $1,50,000 पे कर रहा हूँ, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है या कितने का लॉस हो रहा है। 65 पे खरीदा है, 61 में पे कर रहा हूँ, तो ₹4 का मुझे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, समझ में आ गया। तो अब ये जो गेन हो रहा है ये 31 मार्च को आपको बुक करना पड़ेगा, ओके। तो कैसे बुक करोगे, गेन होगा तो कैसे बुक करोगे, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और किसके लिए, किसको पेमेंट दे रहे हो आप, स्काईलार्क लिमिटेड को पेमेंट दे रहे हो, तब आपको गेन या लॉस हो रहा है, राइट। तो स्काईलार्क लिमिटेड आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट, ओके। कितने में कितना रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है, ₹4। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग है आपका 61, आपने खरीदा कितने पे, 65 पे, ₹4 आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना अमाउंट देने पे, $1,50,000, जो कि एंड में बच चुके हैं देना, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 4 करोगे तो आपको आएगा 6 लाख और 6 लाख, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, जैसे भी लिखना है, 6 लाख और 6 लाख, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी इतना याद रखना कि जब भी क्लोजिंग होगा ना, तो आपको उस क्लोजिंग डेट पे जितने भी अमाउंट बाकी है उस अमाउंट पे आपको फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस बुक करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डेट देखो, नेक्स्ट डेट है आपकी 20 अप्रैल 2015, ओके। अब इस डेट पे क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, तो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो क्या आएगा, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। कितने का पेमेंट कर रहे हो, $50,000 इंटू 63 का, ओके। तो $50,000 इंटू 63 करोगे तो आपको आएगा 31,50,000, ओके, समझ में आ गया। अब हमेशा हर ट्रांजैक्शन के बाद में आपको देखना है कि आपको गेन हुआ या लॉस हुआ, तो इसमें भी आपको गेन होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, समझ में आ गया। पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद में ये है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट समझ लो कि अब ये 63 को आप 65 से कंपेयर नहीं करोगे, अब ये 63 को आप 61 से कंपेयर करोगे। 61 क्या है, ये इसका क्लोजिंग रेट है, राइट। 31 मार्च को द एक्सचेंज रेट वॉज $61, ठीक है। तो 31 मार्च को आपने ये जो बुक किया है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जो $1,50,000 थे जो कि आपने $65 पे परचेज किए थे, राइट। ये 3 लाख है, 3 लाख में 1,50,000 बाकी है जो कि आपने 65, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है $61 पे, समझ में आ गया। सो 31 मार्च को ये ₹4 हम लोग ने गेन क्यों बुक किया, हम लोग ने ये $65 को अभी कितने में कन्वर्ट कर दिया, 61 पे, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे तो आप किसका अमाउंट देखोगे, 61 देखोगे, 65 नहीं देखोगे, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि जब ईयर एंड होता है तो आप अपने जो परचेज या सेल करने वाला जो अमाउंट है उसको कन्वर्ट कर देते हो 31 मार्च के रेट पे, और उसके बाद में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो 31 मार्च के रेट से आपको कंपेयर करने होते हैं,
समझ में आ गया। तो अगर आपको और कॉन्सेप्ट चाहिए वापस से तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया हुआ है। ये भी मैं प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ, बट अगर आपको नहीं समझा है, आपको 2-3 सम और देखने हैं तो आप उसका वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो 20 अप्रैल को, ठीक है, तो 63 रुपीज़ में आपने पेमेंट किया, ओके, और $61 आपका एक्चुअली परचेज प्राइस है। समझ लो अभी ये परचेज प्राइस है क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दिया, ओके। 61 आपका परचेज प्राइस है, आपने दिया कितना 63, तो कितने रुपए का आपको लॉस हुआ, 2 रुपये का। तो अब ये 2 रुपये का लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। किस में बुक करोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, और किसके दिया तब ये लॉस हुआ, स्काईलार्क लिमिटेड को आपने जब दिया तब ये लॉस हुआ, ठीक है। तो 2 रुपये का तो आपको लॉस हो गया, और कितने अमाउंट पे हुआ, जितना अमाउंट आपने इस ट्रांजैक्शन के लिए दिया। तो 50,000 इंटू 2 करोगे तो 1 लाख आपका अमाउंट आएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री है आपकी 10 जनवरी को, ओके। जनवरी को आपने $1 लाख पे कर दिए, तो सेम एंट्री आएगी, स्काईलार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। तो $1 लाख पे आपने कितना रुपया पे किया है, एक्सचेंज रेट कितना है 61, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 61 लाख रुपीज़, 61 लाख रुपीज़, ओके। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको क्या देखना है, गेन या लॉस। अब देखो 61 आपने पे किया, 61 ही उसका प्राइस था, परचेज प्राइस आपने कितने में खरीदा 61, आपने पे कितना किया 61, तो क्या गेन और लॉस है, नहीं। तो बस इतना आपका सम खत्म हो जाता है। समझ में आ गया। हर एंट्री के बाद में इतना याद रखना, नरेशन लिखना, वरना उसका आधा मार्क्स आपको कट हो जाएगा। अगर आपने पूरा प्रॉपर सम किया है तो नरेशन का मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी ये सम किए, इतना याद रखना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो आप समझ जाओगे, ये तो नॉर्मल एंट्री है, बार बार कर रहे हो तो आपको याद हो जाएगी। 31 मार्च को आप जो अपना परचेज प्राइस है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हो 31 मार्च के रेट पर, ठीक है, और इसलिए आप ये गेन या लॉस बुक करते हो, ठीक है। दूसरी तरीके से मैंने समझाया कि आप अज्यूम करो कि 31 मार्च को आप पूरा पेमेंट कर देते हो, जितना बाकी है उतना पूरा पेमेंट कर देते हो। फिर जब पेमेंट करते हो तो आपको देखना कि गेन या लॉस हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने इस सम में 61 में अगर मैंने पेमेंट कर दिया पूरा $1,50,000 का, तो 61 को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ 65 से। तो 65 पे मैंने खरीदा, 61 पे मैंने बेचा, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का। उस 4 रुपये का प्रॉफिट मैंने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में बुक किया। समझ में आ गया। अब इसके बाद में 31 मार्च के बाद में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस मैं किससे कंपेयर करूंगा, मैं 31 मार्च के रेट से कंपेयर करूंगा, ओके। तो इसके बाद में जो ट्रांजैक्शन हुआ हम लोगों ने 63 पे किया, 63 पे अगर आपने पेमेंट किया, फिर आपको ये और ये कंपेयर करना है, 63 और 65 को कंपेयर नहीं करना। इसके बाद में 31 मार्च के बाद में ये साइड आपको देखनी ही नहीं है, ओके, ये वाला अमाउंट देखना ही नहीं है। फिर इसको कंपेयर किया तो हमें 2 रुपये का लॉस आया, और इसमें दोनों का सेम ही अमाउंट था, 61 रुपीज़ था, और इसमें भी आपका 61 कंपेयर किया तो आपको गेन और लॉस नहीं आया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर दिया और ये पास्ट पेपर का सम भी सॉल्व कर दिया, ओके। तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम। सो फर्स्ट सम होने के बाद में अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 ही देख रहे हैं, उसका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। प्रिया परचेज्ड अ मशीन फॉर $12 lakhs on 30th June 2012. Out of this, 10 lakh was financed by foreign currency loan. On the date of acquisition, the exchange rate was $1 is equal to 46 rupees. Priya closes books on 31st December every year. Depreciation is provided at 15% on WDV basis. Priya paid $2 lakhs on 31st December 2012 and 1.5 lakhs on 2013. The exchange rate of dollar was 46.5 and 47. You are required to show the above in accordance with AS 11 in the loan account and machinery account in the ledger. ठीक है। सो अभी आपको लोन अकाउंट बनाना है एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, ओके। इसमें जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, जो पूछा है वही करना, ठीक है। तो इसमें आएगी डेट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे आएगा आपका डेट पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, ये भी सेम आएगा, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट, यहाँ पे आएगा डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगी आपकी अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्रिया परचेज्ड अ मशीन फॉर $12 lakhs on 30th June 2012. आउट ऑफ दिस 10 लाख वॉज फाइनेंस बाय फॉरेन करेंसी लोन। ठीक है, तो देखो जब भी आप ऐसा लेजर वाला सम करो ना तो दिमाग में जर्नल एंट्रीज बना के रखो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला एंट्री हम लोग देखते हैं। प्रिया परचेज्ड अ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी परचेज की तो मशीनरी आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। आउट ऑफ विच $10 लाख वॉज फाइनेंस थ्रू फॉरेन करेंसी को, ये $12 लाख में सब खरीदा। ठीक है, अभी हम लोग 12 लाख लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे से मैं डॉलर्स में लिख रहा हूँ। तो उसमें से 10 लाख आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया, तो $10 लाख आपका लोन में गया, राइट, लोन से लेके गया। तो मतलब जो बाकी हुआ वो क्या होगा, वो आपने पेमेंट किया है, राइट। तो टू बैंक अकाउंट $2 लाख। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अगर आप सम करोगे तो आपको नॉर्मली फटाफट हो जाएगा लेजर बना के। अब देखो मशीनरी अकाउंट के कौन से साइड में आपको ये लिखना है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आप लिखोगे 30th June 2012, ओके, टू बैंक अकाउंट एंड टू लोन अकाउंट। ओके, अब $2 लाख को आप कन्वर्ट करो 46 रुपीज़ में। ठीक है, सो $2 लाख इंटू 46 करोगे तो ये आएगा आपको 92 लाख। ओके, और $10 लाख इंटू 46 करोगे तो आपको आएगा 4,60,00,000। ठीक है, समझ में आ गया। और लोन अकाउंट के कौन से साइड में आपको लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय मशीनरी अकाउंट। ओके, तो कितना लिखना है आपको, $10 लाख। सो $10 लाख अगर करोगे तो ये आता है 4,60,00,000। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो तो हो गया। प्रिया क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 15% ऑन WDV। प्रिया पेड $2 lakhs ऑन 31 December 2012। अब 31 दिसंबर को आपने पेमेंट किया है। ओके, तो जब पेमेंट किया है तो किसका पेमेंट कर रहे हो आप, लोन का। तो लोन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लोन अकाउंट डेबिट। और पेमेंट कैसे करोगे आप, बैंक से करोगे। तो टू बैंक अकाउंट आपका आएगा। ठीक है, तो कितना पेमेंट किया उसने, $2 लाख का। तो $2 लाख इनटू एक्सचेंज रेट कितनी थी वहाँ पे, 46.5। ओके, सो 46.5 इंटू 2 lakhs करो। ओके, सो 2 लाख इंटू 46.5 कितना आएगा आपको, 93 लाख। ठीक है, तो अब लोन अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। 30th 6/12 टू बैंक अकाउंट 93 लाख। ओके, अब फॉरेन एक्सचेंज वाला लॉजिक लगाओ। हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा या फॉरेन एक्सचेंज लॉस होगा। सही, तो अब देखो ये आपने कितने में खरीदा है, $46 रुपीज़ पे। ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी 46 रुपीज़ में, आप पेमेंट कर रहे हो कितने में, 46.5। तो क्या आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, यस। कितना ज़्यादा कर रहे हो आप, 46.5 माइनस 46 करोगे तो आपको आएगा 0.5। तो 0.5 आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो। ओके, तो अब जब 0.5 ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट एक्स्ट्रा आपका क्या होगा, लॉस होगा, राइट। तो लॉस होगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में किस में आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद में 2 किस में आएगा, कौन सा एसेट खरीदा आपने, मशीनरी। तो मशीनरी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, कितने रुपए का आपको लॉस हो रहा है, 0.5 का। ओके, और कितने अमाउंट पे हो रहा है,
तो जो $2,00,000 आपने पे किए उस पर आपको 0.5 का लॉस हो रहा है, मतलब $1,00,000 का आपको लॉस हो रहा है। ओके, तो अब देखो मशीनरी के अकाउंट में किस में जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो कब जाएगा ये 31 दिसंबर। क्या लिखोगे आप, बाय फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ₹1,00,000। ओके, समझ में आ गया। अब इतना याद रखना कि एंड हो रहा है तो डेप्रिसिएशन निकालना ज़रूरी है। तो 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन निकालोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का आपने एसेट यूज़ किया है, $12,00,000 का। ठीक है, तो इसको अगर आप अमाउंट में खरीदो तो 4,60,00,000 प्लस 92 लाख, तो आपको आएगा 5,52,00,000। ओके, तो डेप्रिसिएशन निकालो पहले। तो 5,52,00,000 आपने आपकी एसेट वैल्यू है। ओके, उस पर आपको 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये आपको दिया हुआ रेट 15% ऑन WDV। ओके, 5,52,00,000 इंटू 15% इंटू 6/12। क्यों, क्योंकि आपने जुलाई से ही दिसंबर तक 6 महीने ही यूज़ किया है, तो इंटू 6/12। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 15% इंटू 6/12 आपको आएगा 41,40,000। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन आपकी आएगी 41.4 लाख। ओके, मैं यहाँ पे L लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ओके, सो 41.4 लाख, 41.40 हो जाता है। ओके, सो 41.40 लाख आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। ओके, तो अभी 31 दिसंबर को आप ये क्लोज करो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोज करोगे तो आपको ये इतना तो पता ही है कितना ही है, 4,60,00,000 प्लस 92 लाख, तो आपका आएगा 5,52,00,000। और ये भी क्या है आपका 5,52,00,000। ओके, इसको इसमें से माइनस करो, -1 लाख माइनस 41,40,000, तो आपको आएगा 5,09,60,000। ओके, समझ में आ गया। अब ये लोन अकाउंट को भी आप क्लोज करो, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,60,00,000 माइनस 93 लाख करोगे तो 4,63,00,000 माइनस 93 लाख, तो आपको आएगा 3,67,00,000 रुपीज़। ओके, 3,67,00,000 रुपीज़ आपका लोन अमाउंट आएगा। ठीक है, अभी यही आपको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करना है, ये 13 हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,67,00,000 रुपीज़। ओके, और ये यहाँ पर भी आपको ट्रांसफ़र करना है बैलेंस कितने तारीख को, 1/13। ठीक है, 1 जनवरी 13। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है, 5,09,60,000। ओके, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट ईयर भी आपको सेम टू सेम ही करना है। ओके, नेक्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही एंट्री आएगी जो कि होगी 31 दिसंबर को, जो आपने पेमेंट की है। ओके, पेमेंट किया तो मतलब क्या होगा, लोन आपका कम होगा, पेमेंट किया तो आपका बैंक से क्रेडिट होगा, तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो लोन अकाउंट डेबिट, तो लोन अकाउंट के डेबिट में आएगा, सही। तो 31 दिसंबर 2013। ओके, तो टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो, $1.5 लाख। ओके, सो $1.5 लाख इनटू एक्सचेंज रेट कितना आपका उस टाइम 47 रुपीज़। ओके, तो 1,50,000 $1,50,000 इंटू 47, तो आपको आएगा 70,50,000। ओके, सो 70,50,000 आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद में लास्ट है, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। ओके, और एक और एंट्री हम लोग भूल गए, ये ट्रांजैक्शन हुआ, राइट, ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो अभी इसका क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट गेन होगा या तो लॉस होगा। ओके, तो अब देखो
46 पे आपने खरीदा है, ठीक है। एक्सचेंज रेट आपकी कितनी थी जब खरीदा था? 46। आज की एक्सचेंज रेट कितनी है? 47। ओके, तो आपने 1 रुपया ज़्यादा पे किया, सही बात है, 1 रुपया आपने ज़्यादा पे किया, तो ये क्या हो गया? आपका लॉस हो गया, राइट। तो जब लॉस होता है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपका कहाँ आता है? डेबिट में आता है। और 2 कौन क्रेडिट हो जाएगा? मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी। ओके, तो क्या आएगा अमाउंट? बाय फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 1.5 लाख डॉलर्स पे आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपका अमाउंट आएगा 1,50,000। समझ में आ गया? 1,50,000 आपको लॉस हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन निकालो, सेम है, इसमें इजी हो गया ये तो। अभी 5,09,60,000 पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ओके, इंटू 15%। जब आप निकालोगे 5,09,60,000 इंटू 15%, तो आपको आएगा 76,44,000। ओके, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। और यहाँ पर सेम टू सेम आपको क्लोज करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ ओके ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 31/12 टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,67 lakhs माइनस 70,50,000, तो आपको आएगा 2,96,50,000 ओके। और यहाँ पर भी आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, कैरिड डाउन करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,09,60,000 5,09,60,000 माइनस 76,44,000 जो कि आपका है डेप्रिसिएशन, माइनस 1,50,000 आपको फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ। तो आपकी एसेट की वैल्यू कितनी बच गई? 4,31,66,000। ओके, 4,31,66,000। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वाला सम ख़त्म करना है। इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक एंट्री मैं भूल गया, जो जर्नल एंट्री था, जर्नल एंट्री जो हमको ख़त्म करना था, उसमें जो लास्ट एंट्री जो होगी, ठीक है, लास्ट एंट्री आपको जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में जितना भी आपने पैसा जमा किए, ठीक है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, ठीक है। अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस आता है तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में तो ये डेबिट होगा, ठीक है। तो सम के एंड में आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाना है। मैंने बाहर से कैलकुलेट कर दिया है, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आएगा, ठीक है। और आपको अमाउंट ऐसे लिखनी है, और आपकी जो अमाउंट है वो फर्स्ट में आप क्रेडिट करते हो 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद में आप 50,000 डेबिट करते हो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को, फिर आप 6 लाख रुपया क्रेडिट करते हो, ओके। और उसके बाद में लास्ट में आप जो एंट्री करते हो उसमें आप 1 लाख रुपया डेबिट करते हो, ठीक है। और जो लास्ट एंट्री जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, 61 और 61 है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख आप क्रेडिट किए हो, 6 लाख आप क्रेडिट किए हो, 50,000 और 1 लाख आप डेबिट किए हो, ठीक है। तो जब अभी कैलकुलेट करोगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 5,50,000 और 5,50,000, ठीक है। वो चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करनी, ओके। तो ये एंट्री मैं भूल गया था, तो मैंने वो करके दे दिया, आपको कैलकुलेशन भी दे दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर लेता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप स्टार्ट करोगे, राइट। फिर आएगा यहाँ पे आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और यहाँ पे आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ओके। समझ में आ गया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको स्टार्ट करना है। तो देखो इनडायरेक्ट मेथड है,
तो इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा याद रखना आपको बैलेंस शीट दी होगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया होगा। तो कैसे फाइंड आउट करना है आपको प्रॉफिट, वो देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको देखो डिफरेंस दिखेगा। 2013 में 4 लाख था, 2014 में 4,80,000 हो गया, मतलब इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ आपको 80,000 का। समझ में आ गया। अगर जनरल रिजर्व भी होगा तो उसको भी ऐड करना है, ठीक है। इसमें जनरल रिजर्व नहीं है तो 4,80,000 माइनस 4 लाख करोगे तो इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया आपका, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है आपका 80,000, ठीक है। इसमें से आप टैक्सेस प्रोवाइडेड और फिर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा पीएनएल में भी ऐसे ही होता है, राइट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स प्रोवाइड माइनस करते हो, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आते हो, राइट। तो अभी इसमें प्रोवाइड कितना किया है वो देखो। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 55,000। थर्ड एडजस्टमेंट्स में आ जाओ तो 55,000 इस साल का प्रोवाइडेड है, तो 1,35,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। समझ में आ गया। ये प्रोवाइडेड क्यों लिखा, ये प्रोवाइडेड क्यों लिखा, पेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने जब एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि आपके पीएनएल में हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और जो टैक्स होता है वो प्रोवाइडेड होता है, पेड नहीं होता है, क्योंकि पेड हुआ वो कैश फ्लो में आता है। पीएनएल में जितना उस साल का प्रोविजन है वो ही आता है, ठीक है। जितना उस साल प्रोवाइड किया है वही आता है, ठीक है। तो 55,000 इस साल का प्रोवाइडेड है, तो 1,35,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। समझ में आ गया। इसके अंदर आप करोगे एडजस्टमेंट्स। तो इसको सॉल्व कैसे करने का, पहले एडजस्टमेंट्स देख लो, उसके बाद में बैलेंस शीट पे जाओ, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में देखो डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज 20,000। तो डेप्रिसिएशन एक क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस हमारा ऐड होता है, राइट। सो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखो, डेप्रिसिएशन यह आएगा आपका 20,000। समझ में आ गया। इतना याद रखना, एक्सपेंस ऐड होगा, इनकम लेस होगी, ठीक है। फिर द कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू पीएन कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो देखो कंपनी सोल्ड समथिंग एट अ प्रॉफिट विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किया है, ये भी दिया हुआ है, तो 10,000 आपका कैपिटल रिजर्व में जाता है, ये तो समझ में आ गया। अब इन्वेस्टमेंट कितनी की सेल की ये आपको बैलेंस शीट से दिखेगी। तो बैलेंस शीट में देखो 2013 में 1 लाख था, 2014 में 50,000, मतलब 50,000 का सेल कर दिया। तो 50,000 का सेल किया तो 60,000 रुपया आपको बैंक में आया, राइट। तो बैंक में आया तो ये क्या हो गया, कैश फ्लो में इफेक्ट होगा, और क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है तो आप यहाँ लिखोगे इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड, ओके। इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज 60,000, ठीक है। और देखो ये प्रॉफिट आपका किस में जा रहा है, कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। क्या ये पीएनएल में इफेक्ट हो रहा है, नहीं। तो अगर पीएनएल में इफेक्ट नहीं हो रहा है तो कैश फ्लो में भी इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया। क्यों, अगर ये पीएनएल होता तो ये क्या हो जाता आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ से क्या होती है, माइनस होती है। पर क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व में जा रहा है तो ये आपका माइनस नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल रिजर्व में इसलिए क्रेडिट हुआ है तो इसलिए आपका पीएनएल में आपके क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब कैश फ्लो में आपका माइनस नहीं होगा एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ में आ गया। अभी आगे करते हैं। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड हो गया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑफ 2,25,000, दे पेड 125 इन कैश एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच इन पार, ठीक है। तो अब देखो मशीनरी कितने की खरीदी आपने, 2,25,000, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, डेबिट, राइट। बैंक से आपका कितना गया, 1,25,000, ठीक है। और फिर इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए, सही। तो इक्विटी शेयर्स आपने 1,00,000 रुपया इशू किए। समझ में आ गया। तो अब देखो बैंक का कौन सा इफेक्ट हो रहा है, 1,25,000। तो कैश फ्लो में आप सिर्फ बैंक का लिखते हो, तो मशीनरी परचेज्ड 1,25,000, ठीक है। और इक्विटी शेयर आपने इशू किए, क्या कैश से इशू किए, नहीं, आपने मशीनरी खरीदने के लिए इशू किए, तो उसमें क्या कैश इफेक्ट हो रहा है, नहीं। तो इक्विटी शेयर आपने जो इशू किए उसका भी कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
पॉइंट नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये याद दिलाने के लिए कि इक्विटी शेयर आपने इशू किए, आपने कैश से इशू नहीं किए, आपने मशीनरी जिससे परचेज की उसको इशू किए, तो आपका कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये इक्विटी शेयर का 1 लाख है वो यहाँ पे फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, ठीक है। और जो आपका बैंक है वो सिर्फ 1,25,000 से ही क्या बोलते हैं आपका ऐड होगा, सॉरी माइनस होगा, क्योंकि आपने मशीनरी परचेज की है तो आपका ये माइनस होगा। समझ में आ गया? उसके बाद में आपका हो गया एडजस्टमेंट। अब बैलेंस शीट में जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल है पिछले साल का 10 लाख, इस साल का है 12,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपया पड़ा है। 2.5 लाख में 1 लाख रुपया तो आपने मशीनरी वाले को दे दिया, तो मतलब इस साल आपने इशू कितना किया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने 1,50,000 इशू किए। इशू मतलब पैसा आया तो 1,50,000 आपका ऐड हो जाएगा। कैपिटल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। बैंक लोन देखो, बैंक लोन 5 लाख था, इस साल 4 लाख है, मतलब आपने बैंक लोन 1 लाख रुपया पे कर दिया। ओके। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे, तो डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, तो ये आपका 1 लाख रुपया नेगेटिव में आएगा। क्यों? आपको ये याद रखना पड़ेगा, कैश फ्लो का अगर आपने इनडायरेक्ट वीडियो देखा होगा उसके फर्स्ट 10 मिनट में मैंने आपको बताया कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपको लेस करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपको ऐड करना है, ठीक है। समझ में आ गया? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस मतलब क्या हुआ कि आपने करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब आपने उनको पे किया तो आपका कैश जा रहा है इसलिए वो लेस होता है। और ऐड मतलब उल्टा हो गया कि आपने पे नहीं किया, आपने बचा के रखा तो इसलिए वो ऐड होता है, ठीक है। और इसका उल्टा होगा आपके करंट एसेट्स में। इंक्रीज इन करंट एसेट्स आप क्या करोगे, लेस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स आप क्या करोगे, ऐड, ठीक है। क्यों ऐड करोगे? समझो 4 लाख का आपका डेटर्स है और वो अभी 3 लाख हो गए, मतलब आपको 1 लाख रुपया मिला इस साल, राइट, इसलिए वो डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस होंगे। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से करना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हुए इसलिए उसको माइनस में किया, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, हमको टैक्सेस पेड ही देखना है अभी, तो वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। फिर बिल्डिंग आपका हो गया डिप्रिशिएट, वो आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो मशीनरी ओपनिंग है आपका 7,50,000, ठीक है, उसमें से आपने परचेस किया 2,25,000 का, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको प्लस माइनस करो तो आपको आना चाहिए 9,75,000, बट आपका क्लोजिंग कितना है 9,20,000, राइट। तो मतलब क्या हुआ, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, ये 55,000 आपका क्या है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन है तो ये क्या हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 55,000 आप क्या करोगे, ऐड करोगे। समझ में आ गया? फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स हो गया। स्टॉक देखो डिक्रीज इन स्टॉक हुआ है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, सो लिखोगे डिक्रीज इन स्टॉक, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपका क्या होगा, ऐड होगा, सही। तो 20,000 रुपया आपका ऐड होगा। और फिर क्या है, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, सो इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, तो 20,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन में था वो कर लिया, सिर्फ एक टैक्सेस बचा है। तो अभी आप उसको कैलकुलेट करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इसको जब टोटल मारोगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,35,000 + 20 + 55 - 1 लाख, तो आपको आएगा 1,10,000, ठीक है। इसमें से टैक्सेस पेड माइनस करोगे, ठीक है, और उसके बाद में आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो टैक्सेस पेड कितने, प्रोविज़न देखो, प्रोविज़न ओपनिंग है 50,000, इस साल का प्रोविज़न है 55,000 और क्लोजिंग है आपका 60,000, ठीक है। तो टैक्सेस पेड कैसे आएगा, 50,000 + 55,000 - 60,000, तो 45,000 आपका टैक्सेस पेड। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आप लेजर बनाना चाहो तो लेजर भी बना सकते हो, ठीक है। तो -1,10,000, तो आपको आएगा 65,000 पॉजिटिव, ठीक है।
फिर यहाँ पर इसको ऐड करो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, 60,000 माइनस 1,25,000, तो ये आएगा 65,000 नेगेटिव, ओके। और ये यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आएगा 50,000 पॉजिटिव, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसे आएगा, 65 माइनस 65 प्लस 50, तो आपका आएगा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, प्लस करो इसमें ओपनिंग बैलेंस, तो आंसर आना चाहिए आपका क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आ गया। तो इस बार ओपनिंग बैलेंस है आपका 2 लाख प्लस 3 लाख, तो वो है 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 5,50,000, जो कि है 1.4 लाख प्लस 4.1 लाख, ठीक है। तो 5,50,000। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि आपने प्रॉपर सम किया है, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक मशीनरी वाला और एक कैपिटल रिजर्व वाला। कैपिटल रिजर्व वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। अभी हम लोग आगे का सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे वो भी हमारा कैश फ्लो ही है और वो इनडायरेक्ट मेथड से ही है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सम है और इम्पॉर्टेंट सम भी है, इसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आपके पास बैलेंस शीट दिया हुआ है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना है, तो आपको इतना याद रहना चाहिए कि आप स्टार्ट किससे करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है। हम लोग इस बार क्या करते हैं, आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। तो आपको लॉजिक, अगर आप आफ्टर टैक्स से भी स्टार्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब आपको आफ्टर टैक्स मतलब आपको सिर्फ नॉर्मल नेट प्रॉफिट देखना है जो लास्ट में आता है वो, ठीक है। तो इस सम में भी देखो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पिछले साल 0 था, इस साल 80,000 है, तो कितने से आपका अमाउंट बढ़ गया 80,000। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आप जब एसेट साइड में देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 आपका डेबिट था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल आपको लॉस हुआ था, ठीक है। तो पिछले साल आपका 80,000 लॉस में था, ठीक है। इस साल आपको 80,000 प्रॉफिट में, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, 80,000 इस साल का प्रॉफिट है, पिछले साल का आपको माइनस करना है, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। सो 80,000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है 1,60,000 का। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना आएगा 1,60,000। समझ में आ गया, लॉजिक समझा कि आपका जो बैलेंस था 80,000 नेगेटिव में था, अभी इस साल पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। तो पहले तो आपका 80,000 और ऐड होगा तब जाके ये 0 होगा, राइट। और आपका पॉजिटिव में 80,000, तो मतलब इसके साथ 80,000 और ऐड हुआ, तो 80 प्लस 80 तो कितना एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 1,60,000। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे करते हैं, इसमें से पहले तो आप एडजस्टमेंट्स करो, ओके। और फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लो टैक्सेस प्रोवाइडेड की, क्योंकि हम लोग जब हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं तो उसमें पहले टैक्सेस ऐड कर लेते हैं, राइट। तो पहले आप टैक्सेस प्रोवाइडेड की एंट्री कर लो, ओके। तो देखो टैक्सेस प्रोवाइडेड, इस बार इस क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो यहाँ पे बोनस दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट एडिशनल प्रेफरेंस शेयर्स, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो इस बार आपको इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये नहीं बताया कि टैक्सेस कितने प्रोवाइड हुए, ठीक है। तो जब ये बताया नहीं गया है कि कितने प्रोवाइड हुए तो आपको ये अज्यूम करना है। देखो पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेस कितना है आपका वो देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000, ठीक है। और पिछले सम में क्या था कि आपने
आपको प्रोवाइडेड था, राइट, टैक्सेस प्रोवाइडेड 55,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था। तो आप ये अज्यूम करते हो कि 55,000 इस साल का हुआ है, और यहाँ पे आप दिखते हो कि ये 2 टैक्सेस पेड मतलब 2 बैंक अकाउंट, और ये वाला अमाउंट आप क्या बोलते हो टैक्सेस पेड पे लिखते हो, और ये प्रोवाइडेड वाला यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस सब में आपको ये नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि इस सब में आपको ये नहीं दिया है, तो आपको ये अज्यूम करना है जो लास्ट ईयर का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है वो इस साल आप पे कर दोगे, ठीक है। ये 1,20,000 लास्ट ईयर का है, उसको आप पे कर दोगे, और ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो इस साल का आपने टैक्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक पहला ही पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ नहीं दिया टैक्सेस प्रोवाइडेड का, तो जो लास्ट ईयर का है, ठीक है, लास्ट ईयर के अगर आपके बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो अज्यूम हो जाएगी कि वो पे कर दिया आपने, और इस साल का जो अमाउंट है वो आपको समझना है कि वो प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। इस साल का आपने टैक्सेस प्रोवाइड किया है। तो पहले क्या आएगा टैक्सेस प्रोवाइडेड, ठीक है। तो 2,16,000 आप क्या कर दोगे इसमें ऐड कर दोगे। समझ में आ गया, ओके, इतना समझ गया। अभी हम लोग आगे जाते हैं। बोनस इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू द इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1 आउट ऑफ द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो देखो इक्विटी शेयर का कैपिटल आपका कितने से बढ़ रहा है, 4 लाख, ठीक है। पहले 4 लाख था और बोनस हुआ 1:1 मतलब 4 लाख और ऐड हुआ, तो 4 लाख प्लस 4 लाख लास्ट में कितना होता है 8 लाख, सही है। वो कब कहाँ से इशू हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, ठीक है। तो अब देखो एंट्री देखो, CRR अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है, जो कि 4 लाख आपको CRR अकाउंट से मिला है, ठीक है। तो क्या इसमें बैंक इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका फर्स्ट एंट्री में कुछ मतलब कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है, वो उस पर आपको नो एंट्री, ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट पे नो एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशनल प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2014। तो एडिशनल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो आपका 1 लाख बढ़ा है वो आपने 31 मार्च 2014 को क्या बोलते हैं इशू किया, ठीक है। तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, राइट। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख रुपया आपका ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी पेज प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो अब देखो डिविडेंड किस पे पे करोगे, 5 लाख पे पे करोगे या 4 लाख पे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पॉइंट, ये पूरा सम बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लाख पे आप डिविडेंड पे करोगे या 4 लाख पे, आप डिविडेंड पे किस पे करोगे 4 लाख पे। क्यों, क्योंकि ये जो 5वां लाख है मतलब 1 लाख जो आपका बढ़ रहा है वो आज ही बढ़ा है, 31 मार्च को ही बढ़ा है। जो 1 लाख रुपया आपने अभी तक पूरे साल यूज़ ही नहीं किया है, तो जिसको यूज़ ही नहीं किया उस पर आप डिविडेंड कैसे दे रहे हो, समझ में आया। तो आप डिविडेंड कितने पे दोगे, 4 लाख पे डिविडेंड दोगे, ठीक है। तो 4 लाख पे आपको डिविडेंड देना है। कितना परसेंट डिविडेंड दे रहे हैं, इसका 10% है, तो 10% आपका डिविडेंड आएगा जो कि है 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा क्योंकि वो फाइनेंसिंग है, राइट। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड आपका आएगा 40,000 नेगेटिव। ओके, समझ में आ गया। अब आपने डिविडेंड पे किया है, ये क्या हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, राइट। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो डिविडेंड पेड प्रेफरेंस लिखो यहाँ पे, प्रॉपर समझ में आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 40,000 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलो, फिक्स्ड एसेट्स वर सोल्ड फॉर 66,000 ऑन विच लॉस ऑन सेल वाज 34,000। ओके, तो देखो फिक्स्ड एसेट्स वर सोल्ड फॉर 66,000 जिसपे लॉस कितना था 34,000। अब आपको एंट्री बनानी है। सो फिक्स्ड एसेट्स वर सोल्ड फॉर 66,000 आउट ऑफ विच, तो फिक्स्ड एसेट्स आपने कितने में बेचे, 66,000 पे बेचे, ठीक है। उसमें से लॉस कितना था, लॉस आपकी किसमें जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, राइट। कितना था 34,000। तो एक्चुअल में आपने फिक्स्ड एसेट कितने बेचे हैं 1 लाख के। तो 1 लाख के फिक्स्ड एसेट जब आपने बेचे तो उस पर आपको 66,000 रुपया मिला और 34,000 आपका लॉस हुआ। समझ में आ गया। तो फिक्स्ड एसेट्स, तो बैंक अकाउंट में आपका क्या आएगा
66,000 वो क्या है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आप लिखोगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 66,000 आप ऐड करोगे, ठीक है। और ये जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको इफेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है, 34,000 आप ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सही। अब नेक्स्ट पे चलो, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 4 लाख वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख रुपये आपने खरीदा, तो 4 लाख आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलो, अब ये अपना एडजस्टमेंट हो गया। अब बैलेंस शीट पे आओ, लाइबिलिटी आपका इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी हो गया, सही। फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख था, इस बार 50,000 है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपने पे किया है, तो बैंक ओडी 50,000 आप क्या बोलते हैं नेगेटिव में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपने 50,000 पे किया है। फिर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज हो रहे मतलब क्या, आपने पेमेंट कम किया है, तो इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स आप क्या करोगे, ऐड करोगे, राइट। सो इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और ऐड कितना करोगे, 1,40,000, ठीक है। उसका डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस ऐड करना, ठीक है। फिर है प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, ये हम लोग पॉइंट रहने देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए। और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोग ने प्रोविजन तो ऐड कर दिया, ठीक है, जो इस बार प्रोवाइडेड था। पे करने का है वो हम लोग बाद में करेंगे, वो लास्ट में ही करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स देखो 8,77,000 आपका ओपनिंग है, ओके। इसमें से आपने 1 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया, सही। फिर आपने 4 लाख रुपए का एसेट खरीदा, ओके। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 8,77,000 माइनस 1 लाख प्लस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 11,77,000, पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है 8,98,000। तो ये जो डिफरेंस है वो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इस साल का फिक्स्ड एसेट्स पे कितना है 2,79,000, और ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो आप इसको ऐड कर दोगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 2,79,000, ठीक है, समझ में आ गया। फिर है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपने परचेज किए हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आपके 3,40,000 का डिफरेंस है, वो आपने परचेज किए, ठीक है। 6 लाख माइनस 2 लाख 60 करोगे तो 3,40,000 आ जाएगा। फिर आपका स्टॉक देखो, स्टॉक आपका डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन स्टॉक मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट, मतलब क्या हुआ, आपने ज़्यादा पे किया है, तो कितना डिफरेंस है आपका स्टॉक का 60,000, ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट वाला क्या है, सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर्स क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं, तो हाँ सन्ड्री डेटर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, तो आपके 60,000 रुपीज़ क्या बोलते हैं लेस हो जाएंगे। समझ में आ गया। फिर लास्ट में क्या है, कैश एंड बैंक, वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। शेयर इशू एक्सपेंस, ओके, इतना याद रखना। शेयर इशू एक्सपेंस आपका 40,000 था ओपनिंग, क्लोजिंग है आपकी 32,000, ओके, और ये 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो हमेशा आप प्रॉफिट एंड लॉस में ही डेबिट करोगे, ठीक है। तो इसमें सॉरी क्रेडिट करोगे क्योंकि ये डेबिट में, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस आपका डेबिट में, तो इसको क्रेडिट करोगे टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 8,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे 8,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डेबिट हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। तो जब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 8,000 रुपये आपका ऐड हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो अगर ऐसा कुछ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ भी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो सब आपका पीएनएल में ही जाता है। और पीएनएल में अगर कम हुआ तो मतलब आपका पीएनएल डेबिट हो रहा है, और अगर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो उस हिसाब से आपको जर्नल एंट्री करनी है। समझ में आ गया। मैं जर्नल एंट्री भी आपको बता दिया। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रपोज डिविडेंड जो हमारा बच गया, फिर लास्ट में टैक्स बच गया, ठीक है। अब देखो प्रपोज इक्विटी डिविडेंड, ठीक है, इसका रूल देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स पे आपको इक्विटी डिविडेंड देना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इस साल मैं इक्विटी डिविडेंड दूंगा, ठीक है। तो उन लोग ने डिस्कस करके प्रपोज किया कि मैं 40,000 का डिविडेंड दूंगा। और ये जब प्रपोज करते हो उसको आपको वो शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, अगले साल 31 मार्च है, ठीक है। तो वो 30 सितंबर से पहले हो जाती है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करते हैं जो भी आपने प्रपोज किया है डिविडेंड वो, ठीक है। उसके बाद में पेमेंट होता है। समझ में आ गया। प्रपोज कब होता है, 31 मार्च से पहले। पे कब होता है, 31 मार्च के बाद। इतना समझ में आ गया, ओके। अब ये देखो इस साल, अब क्वेश्चन देखो, पिछले साल 40,000 का प्रपोज डिविडेंड था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 40,000 आपने पीएनएल में डेबिट करके रख दिया था, ओके। उसके बाद में इस साल ये 40,000 आप पे करोगे, राइट, सही बात है। पिछले साल प्रपोज हो जाता है और इस साल पे हो जाता है, तो 40,000 इस साल आपने पे कर दिया, ओके। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 80,000 कैसे आ सकता है, तो 80,000 इस साल आपने प्रपोज किया है, मतलब समझ में आ गया। तो जब ये लॉजिक समझ लो कि आपका क्लोजिंग जो है वो आपने इस साल पे कर दिया, और जो आपका ओपनिंग है, सॉरी, तो लॉजिक समझो, जो आपका ओपनिंग है वो इस साल आपने पे कर दिया, और जो आपका क्लोजिंग है वो इस साल आपने प्रपोज किया है। समझ में आ गया। क्योंकि इसमें आपको ये सम में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी होती कि ओपनिंग ऐसा है और क्लोजिंग ऐसा है, ठीक है, और आपको लिखा होता कि प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर इज 50,000, ओके, तो फिर उसके बाद में जो बैलेंस बचता ना, फिर हम लोग बोलते कि हाँ भाई ये वाला पेड है और ये वाला प्रपोज्ड है। समझ में आ गया। बट क्योंकि इस समय हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो ओपनिंग है वो पिछले साल का प्रपोज है, तो इस साल का वो पे किया, और जो क्लोजिंग है वो इस साल का प्रपोज किया। समझ में आ गया। तो इतना याद रखना, जो प्रपोज होता है वो पीएनएल में आपका डेबिट होता है, ओके, और जो पे होता है वो तो आपको पता ही है कि अमाउंट आपने पे कर दिया है। समझ में आ गया। तो 40,000 इस साल आपने प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड में पे किया है, तो 40,000 आपका इक्विटी डिविडेंड पे किया आपने, तो इक्विटी डिविडेंड पेड 40,000, ठीक है, समझ में आ गया। और जो आपका प्रपोज्ड डिविडेंड है 80,000 का, वो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट हुआ है, राइट, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये प्रपोज डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट करना है, ओके। जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो ये याद रखना, जो आपका ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल आप पे करोगे, और जो आपका क्लोजिंग है वो इस साल का आपने प्रपोज किया है, ठीक है। तो जो ओपनिंग है वो आपका इक्विटी डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और क्लोजिंग है जो आपका लायबिलिटी में, और क्लोजिंग है वो जो आपका पीएनएल में डेबिट हुआ है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट होगा, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता हो कि ये इक्विटी डिविडेंड जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड पेड किया तो हम लोगों ने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड किया, राइट, तो ये इक्विटी डिविडेंड क्यों नहीं आता, क्योंकि ये इक्विटी डिविडेंड पिछले साल का है, पिछले साल का डिविडेंड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड पिछले साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ने जैसे इस साल प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे ऐड किया, वैसे पिछले साल के कैश फ्लो में भी ऐड किया होगा, राइट। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो चुका है, इस साल वो पे हुआ है, इसलिए फिर उसका एंट्री यहाँ पे आता है।
समझ में आ गया। जैसे अगले साल ये वाला पेमेंट यहाँ पे होगा और अगले साल का प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे आएगा, समझा। तो ये प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेस वाला इंपॉर्टेंट था, वैसे प्रपोज डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें हमारा सम करना है। ओके, प्रपोज डिविडेंड होने के बाद में हमें टैक्सेस पेड बाकी है, तो अभी पहले तो कर लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स। इसको सबको ऐड करो, 1,60,000 प्लस 2,16,000 प्लस 40,000 प्लस 34,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,79,000 प्लस 60 माइनस 60, इसका कोई मतलब नहीं बनता, प्लस 8,000 प्लस 80,000। तो आपको आएगा टोटल 9,57,000। ठीक है, इसमें से आप टैक्सेस पेड माइनस करोगे। ओके, और टैक्सेस पेड पिछले साल का प्रोविजन कितना है 1,20,000, इस साल का प्रोविजन कितना है 2,16,000। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो ये अज्यूम है कि जो पिछले साल का प्रोविजन था वो इस साल पे हो गया, और जो इस साल का प्रोविजन है वो आपका क्या बोलते हैं टैक्सेस प्रोवाइडेड हो गया। समझ में आ गया। तो टैक्सेस पेड 1,20,000 यहाँ से माइनस करोगे तो आपको आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस 1,20,000, तो आपको आएगा 8,37,000। समझ में आ गया। फिर इसको ऐड करो 66 माइनस 4 लाख माइनस ये, तो आपको आएगा 6,74,000 नेगेटिव में। ओके, फिर इसको भी करो -40 -50 -40, तो ये भी आपको 30,000 नेगेटिव में आएगा। ओके, उसके बाद में नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, तो ये आपको करना है 8,37,000 माइनस 6,74,000 माइनस 30,000, तो आपको नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा 1,33,000। इसमें आपको ओपनिंग ऐड करना है, ठीक है, और आपको आंसर आना चाहिए क्लोजिंग। ओके, और आपका ओपनिंग है 2,03,000 और क्लोजिंग आपका आंसर आएगा 3,36,000। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कैश फ्लो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था, क्योंकि एक तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेस वाला आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, और ये प्रपोज डिविडेंड वाला कैसे करना है। समझ में आ गया। ठीक है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड वाला भी इंपॉर्टेंट था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रिकी थे, आपको लॉजिकली सॉल्व करना था। ओके, तो अभी हम लोग आगे का सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका लिक्विडेशन के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, आपको अमाउंट लाइबिलिटी दिया, एसेट दिया हुआ है। ठीक है, The liquidator realized the asset as follows: freehold property was sold to pay the partly secured creditors and it fetched 15,000. Other assets realized were machinery, stock and debtors. Expense on liquidation was 1,000. Liquidator remuneration was 2.5% of the amount realized and 2% on the amount paid. Liquidator statement बनाना। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले ही सिखाया है वीडियो में, जो आपके पहले वीडियो से जहाँ पे मैंने पूरा सम कॉन्सेप्चुअल सिखाया था कि लिक्विडेटर स्टेटमेंट में आपको पहले वर्किंग नोट बनाना। अगर आप वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बना दोगे ना, तो आप फिर स्टेटमेंट बनाना इतना कुछ टफ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो आएगा यहाँ पे वर्किंग नोट में कैश है आपका 500। ठीक है, फिर आप इसमें से एसेट्स रियलाइज्ड ऐड करोगे। ओके, तो देखो फर्स्ट एसेट रियलाइज्ड हुआ आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी कितनी है 15,000 आपको फेच हुआ, इसमें लिखा हुआ है एंड इट फेच 15,000। ओके, फिर आपको मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। ओके, सो 50,000, 20,000 एंड 25,000, तो ये था आपका टोटल अमाउंट रियलाइज्ड। तो ये अमाउंट अवेलेबल विथ लिक्विडेटर। ठीक है, ये वर्किंग नोट है तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 500 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000,
आपको आएगा 1,10,500, ठीक है। इसमें से पहले आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करने, ठीक है, फिर आएगा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, फिर आएगा लीगल एक्सपेंसेस। ओके, तो देखो लिक्विडेटर का एक्सपेंस कितना है 1,000, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 2.5% ऑफ द एसेट रियलाइज, ठीक है। तो 2.5% ऑफ एसेट रियलाइज, एसेट कितने रियलाइज हुए इतने, ये तो कैश है राइट। तो 1,10,500 माइनस 500 करोगे तो 1,10,000 आएगा। तो 2.5% ऑफ 1,10,000 करना है, तो 1,10,000 का 2.5% करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 2,750, ठीक है। और लीगल एक्सपेंसेस नहीं है। तो अभी आपके पास अमाउंट अवेलेबल कितना है 1,06,750, ओके। उसके बाद में आप पहले पेमेंट करोगे लाइबिलिटीज़, उसमें से पहले पेमेंट करोगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ओके। अब देखो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है आपके 1,20,000, ओके। 1,20,000 आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। जब आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेचा तो उसमें से सिर्फ आपको 15,000 ही मिला, और ये 15,000 आपने किसको पेमेंट किया 1,20,000 वाले को, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो बैलेंस कितना बच गया 1,05,000, 1,20,000 माइनस 15 करो तो 1,05,000 आएगा। ये 1,05,000 अब क्या बन जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। समझ में आ गया। सिक्योर थे उसमें से उनको 15,000 मिल गया, बाकी नहीं मिला, तो जो बाकी नहीं मिला वो उनका क्या हो जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाते हैं, फिर उनका पेमेंट बाद में होता है। समझ में आ गया। तो सिक्योर क्रेडिटर्स का 15,000 यहाँ पे आप माइनस करोगे, ओके। सो माइनस 15,000 करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 91,750, ओके। इसके बाद में आप क्या माइनस करोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओके। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपकी कितने 3,000, सो 3,000 यहाँ पे आप माइनस करोगे, तो माइनस 3,000 करोगे तो आपको आएगा 88,750, ओके। अब इसके बाद में आप किसको पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करोगे, क्योंकि इस सब में डिबेंचर होल्डर्स नहीं है तो उसका कोई पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ अमाउंट अवेलेबल 88,750, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर्स नहीं है, उसके बाद में आप किसको पेमेंट करोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ओके। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है कितने आपके वो देखो। पहले तो 50,000 आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आपके 500 जो कि है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे पार्टली सिक्योर्ड जो आधे पे हुए आधे पे नहीं हुए, तो 1,05,000 आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो हो गए, ठीक है। तो टोटल आप जब करोगे तो 50,000 प्लस 500 प्लस 1,05,000 तो आपका आएगा 1,55,500, ठीक है। अपने पास अमाउंट कितना है 88,750, हमको पेमेंट कितना है करना है 1,55,500, ठीक है। तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना है और हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कम है, ठीक है। तो और इसके बाद में हमें लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी पे करना है, तो अभी वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपकी अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से पहले आप लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन माइनस करोगे, ओके, और जो बच गया वो आप फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करोगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो 2% ऑफ द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब इसका 2% चाहिए आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। क्या आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट है कि उनको कितना पे किया नहीं, ठीक है। तो अब आप वो कैसे निकालोगे, तो आपको ये एज्यूम करना है कि ये होगा 100, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है आपके 100, ठीक है। तो आप इसको एज्यूम करोगे 100, तो 2% ऑफ 100 ये आ जाएगा आपका 2, राइट, ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है कि इसको आप ले लो 100, उसके बाद में उसका 2% हो गया आपका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो ये टोटल अमाउंट कितनी हो गई आपकी, अमाउंट अवेलेबल कितना हो गया 102। अब ये अमाउंट निकालना कितना आसान हो गया, इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
ठीक है। तो 88750 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 8875 इंटू 2 डिवाइड बाय 102, ठीक है। तो 88750 इंटू 2 डिवाइड बाय 102 करोगे तो आपको आंसर आएगा 1740, ठीक है। और इसमें से 88750 माइनस 1740 तो आपको आंसर आएगा 87,010 रुपीज़, ठीक है। तो अब आप उसको उल्टा भी कैलकुलेट कर लो, इंटू 2% करो तो आपको आंसर कितना आएगा 1740 ही आएगा। समझ में आ गया? तो आपने ये प्रॉपर किया, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है। जो अमाउंट था, ठीक है, लास्ट वाला, वो आपने क्या बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो यही आपका इधर तक सम खत्म हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, आपको लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे लिखो रिसिप्ट्स, यहाँ पे लिखो पेमेंट्स, ठीक है, और इस हिसाब से सम करते रहो, ठीक है। तो देखो पहले आएगा आपका कैश, ओके, तो कैश है आपका 500। फिर आएगा एसेट नॉट स्पेसिफिकली चार्ज्ड, ओके। सो एसेट कौन कौन से चार्ज नहीं थे? मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, ठीक है। तो मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स कितने हुए? 50 + 20 + 25, 50 + 20 + 25, ठीक है। तो इसको ऐड करो। फिर ये आएगा आप यहाँ एसेट स्पेसिफिकली चार्ज्ड, ठीक है। उसमें क्या था आपका? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, राइट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में मिली आपको? 15,000। उसमें से आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कर दिए 15,000 के, ठीक है। तो आपका कुछ भी बैलेंस नहीं बचता है, ओके। तो ये पहले टोटल करो, 50 + 20 + 25, तो आपका ये आएगा 95,000, ओके। फिर यहाँ पे आएगा आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो कि आपका 1,000। फिर आएगा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, जो कि है 1740 + 2750, 1740 + 2750 तो आएगा 4490, ठीक है, ओके। उसके बाद में आप पे करोगे डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, जो कि है नहीं इसके अंदर। फिर आप पे करोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, पे मतलब यहाँ पे लिखोगे, पहला आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो कि है 3,000, और फिर आएंगे अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो कि है 87,010 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसको टोटल मारो, ओके। तो जब आप इसको टोटल मारोगे तो आपको अमाउंट आएगा 95,500, इधर भी आएगा 95,500, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें सिर्फ ये ही इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गया? तो कैसे करना है ये ध्यान रखना। अगर आपके पास अमाउंट कम है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें आपको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन भी पे करना है, तो पहले आप लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करोगे, उसके बाद में जो अमाउंट बचा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करोगे, ठीक है। और क्योंकि आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं है तो आप उसको क्या अज्यूम कर लोगे? 100 अज्यूम कर लिया तो उसका 2% कितना होगा आपका? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, और फिर इसको ऐड करोगे 100 + 2, ये 102 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? और ये तो आपको बनाने आता है, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड सम करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड पार्ट, ठीक है। द एसेट रियलाइज्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 5,000, कॉस्ट ऑफ कैश इन हैंड 40,000, ठीक है। ये हो गया आपका। आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट, ओके। तो फर्स्ट क्या आएगा आपका? कैश इन हैंड, जो कि है 40,000, ओके। फिर आप ऐड करोगे इसमें एसेट्स रियलाइज्ड। तो एसेट रियलाइज कितने आपके? फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और डेटर्स। सो फिक्स्ड एसेट्स है आपके 1,68,000, स्टॉक है आपका 1,10,000, डेटर्स है आपके 2,00,000,
30,000। ठीक है, समझ में आ गया। सो 1,68,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,30,000, सो 5,08,000। ओके, तो अमाउंट अवेलेबल कितना आएगा आपके पास? 5,08,000 प्लस 40,000 करोगे तो 5,48,000 आएगा। समझ में आ गया। इसके बाद में आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन माइनस करना है जो कि है 5,000, तो आएगा 5,43,000 आपका अमाउंट अवेलेबल। फिर क्योंकि इसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और वो नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। ओके, अब देखो लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक। ठीक है, तो ये आपका क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं, सॉरी, सिक्योर क्रेडिटर्स। ओके, सो सिक्योर क्रेडिटर्स है आपका लोन फ्रॉम बैंक जो कि है 1 लाख, और स्टॉक कितना है आपका 1,10,000। मतलब आपका पूरा का पूरा लोन आप क्या बोलते हैं पे कर सकते हो। ठीक है, तो 1 लाख इसमें से क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। पिछले सब में आप पे नहीं कर सकते, तो जितना पे किया आपने वो लिखा और बाकी अनसिक्योर्ड में डाल दिया। इस सब में आप पे कर सकते हो, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट आपने यहाँ पे कर दिया। ओके, 4,43,000 आपका अमाउंट अवेलेबल आ जाता है। फिर आप पे करोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। ओके, ट्रेड क्रेडिटर्स है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है इसमें। फिर आप पे करोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, क्योंकि इसमें डिबेंचर्स भी नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है आपके ट्रेड क्रेडिटर्स जो कि है 3,50,000 के। ओके, सो 4,43,000 माइनस 3,50,000, तो 93,000 आपके पास क्या बच जाता है, अमाउंट अवेलेबल बच जाता है। ठीक है, तो अमाउंट अवेलेबल इज़ 93,000। ओके, इसमें से उसके बाद में आप किसको पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके कितने हैं 1 लाख, तो 7,000 आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये आपके पास है अमाउंट अवेलेबल। समझ में आ गया। अब इसके बाद में जो भी कैलकुलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा हो मेरे पिछले वीडियो में तो अभी देख लो कैसे करते हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा मुझे ट्रिकी लगता है, तो मैंने वो समझाया नहीं है। टेक्स्ट बुक में वो सेकंड मेथड से करते हैं हमेशा, फर्स्ट मेथड से नहीं करते, लेकिन मैं इस मेथड से सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ इस पर ध्यान दो। ओके, अब 7,000 मेरा नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो 7,000 रुपया मुझे अभी किससे लेना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 93 है मेरा अमाउंट अवेलेबल और मुझे 1 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पे करना है। तो मैं कैसे पे करूं, 7,000 रुपया तो मुझे किसी से लेना पड़ेगा ना, और किससे लूंगा मैं, इक्विटी शेयर होल्डर से। क्यों? क्योंकि उनका अमाउंट फुल्ली पेड अप नहीं है। ठीक है, एक इक्विटी शेयर का अमाउंट फुल्ली पेड अप नहीं है, तो मेरे को उनसे अमाउंट पैसा लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो अभी देखो वो कैसे करोगे आप। पहले तो आप इसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो अमाउंट है जो उनको देना है वो माइनस कर दो। ठीक है, तो उन लोगों ने कितना दिया है, फर्स्ट वाला है 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एज फुल्ली पेड अप। तो टाइप 1 इक्विटी शेयर कितने आपके पास, 2 लाख। ठीक है, 2,000 शेयर इंटू 100 पेड अप है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 2 लाख रुपये आपको टाइप 1 को देना है, और टाइप 2 को आपको कितना देना है, 2,000 इंटू 75। सही है, 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 75 जो कि आपको अमाउंट देना है 1,50,000। या आप बैलेंस शीट से भी लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट देना है मुझे वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो अभी टोटल माइनस करो, 7,000, 2 लाख और 1,50,000, तो आपको नेगेटिव बैलेंस कितना आएगा, 3,75,000। इतना तो समझ गया, ये तो आपको बैलेंस शीट से ही करना है। ठीक है, अब ये जो 3,57,000 है, ठीक है, इसको आप 2 पार्ट में रेशियो में बांटोगे। आप किसके रेशियो में बांटोगे, आप जितने आपके इक्विटी शेयर्स है उसके रेशियो में। ठीक है, तो आपके पास कितने टाइप के इक्विटी शेयर है, 2 टाइप के, तो टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में कितने शेयर्स है आपके, 2,000
टाइप 2 में कितने शेयर्स है आपके 2000, तो किस रेशियो में बटेगा ये 1:1, समझ में आ गया। तो ये जो डेफिसिट है वो आपका किस रेशियो में बटेगा 1:1 के रेशियो में। तो 3,57,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो टाइप 1 से हमें 1,78,500 लेना है और टाइप 2 से हमें 1,78,500 लेना है। इतना समझ में आ गया। ये डेफिसिट में टाइप 1 से मुझे कितना लेना पड़ेगा 1,78,500, टाइप 2 से कितना लेना पड़ेगा 1,78,500। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में इतना उनसे लेना है, ठीक है। अब टाइप 1 ने दे कितना दिया है, फर्स्ट वाले ने दे कितना दिया है, इसके बैलेंस शीट में 2 लाख है, मतलब उन लोगों ने 2 लाख रुपए मुझे दे दिया है, राइट। उनसे लेना कितना है 1,78,500, उन्होंने दिया कितना मुझे 2 लाख, ठीक है। टाइप 2 ने कितना दे दिया है मुझे अभी तक 1,50,000, समझ में आ गया। इतना समझा। जो डेफिसिट था आपने डेफिसिट को शेयर्स में डिवाइड कर लिया, जितने भी आपके शेयर्स थे 2 टाइप के शेयर्स थे तो उसको उस रेशियो में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इतना पैसा उनसे लेना है मुझे और उन्होंने दिया कितना वो बैलेंस शीट से दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब इसका आप कैलकुलेशन करो 1,78,500, ये आएगा आपको 21,500 पॉजिटिव और ये आपको आएगा 28,500 नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो इसको और इसको माइनस करो तो आपको आंसर कितना आएगा 7,000 नेगेटिव, और ये 7,000 नेगेटिव आपका यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आपको 7,000 रुपये कहाँ से मिलेगा, टाइप 2 के शेयर से मिलेगा, समझ में आ गया। जो ये टाइप 2 है वो भी वही फुल्ली पेड अप नहीं है, टाइप 1 तो फुल्ली पेड अप, मतलब इनसे हमको और पैसा ले ही नहीं सकते, टाइप 2 से ही ले सकते हैं। और देखो कैलकुलेशन किया तो हमारा टाइप 2 से ही हम ले रहे, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो आपको 7,000 रुपया देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है ना वो दे दो। तो ये कैसे मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में जितने भी शेयर्स है ना उसको टाइप में डिवाइड कर दो, इसमें 2 टाइप के शेयर्स है तो उन दोनों को कितना पैसा देना है वो बैलेंस शीट से दिख जाएगा। ये आपका आ जाएगा टोटल डेफिसिट, ओके, समझ गया। अब इस टोटल डेफिसिट को आपको जितने टाइप के शेयर्स है उसके रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये 2,000 के बदले 4,000 होता, ठीक है। तो आप किस रेशियो में डिवाइड करते हैं 1:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, समझ में आ गया। लेकिन इस सम में ये 2,000 ही है तो हमने 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया। तो ये 3,57,000 का डेफिसिट हमने 178 और 178,500 हम लोग को दोनों शेयर्स के बारे में आ गया, सही। इसका लॉजिक क्या हुआ कि टाइप 1 शेयर से मुझे 178,500 लेना है, टाइप 2 शेयर से 178,500 मुझे लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में बैलेंस शीट में देखो उन्होंने कितना दे दिया है, टाइप 1 ने मुझे 2 लाख रुपया दे दिया है और टाइप 2 ने मुझे 1,50,000 दे दिया है, समझ में आ गया। अब इसको माइनस और प्लस करो तो इसमें पॉजिटिव आया, इसमें नेगेटिव आया। मतलब क्या हुआ कि 28,500 मुझे टाइप 2 से लेना है और 21,500 मुझे टाइप 1 को देना है, समझ में आ गया। और अगर आप इसको इन दोनों को प्लस और माइनस करोगे तो आपको 7,000 रुपये अपने आप मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अभी हम लोग को लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, बहुत इजी है वो तो, ठीक है, वो बनाते हैं अभी। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे आएगा रिसिप्ट्स, यहाँ पे आएगा पेमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा कैश जो कि है 40,000, ठीक है। फिर एसेट नॉट स्पेसिफिकली चार्ज्ड, ठीक है। तो कौन कौन से एसेट आपके नॉट स्पेसिफिकली चार्ज्ड है, एक तो है आपका स्टॉक और एक है आपका डेटर्स। तो स्टॉक आएगा 1,10,000, डेटर्स आएगा आपका 2,30,000, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आएगा एसेट स्पेसिफिकली चार्ज्ड, ओके। तो एसेट कौन सा स्पेसिफिकली चार्ज है आपका, फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी एसेट नॉट स्पेसिफिकली चार्ज आपका फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक आपका फिक्स्ड। तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे आएगा 1,68,000 और स्टॉक यहाँ पे आएगा 1,10,000, ठीक है। तो 1,10,000 इसमें आपने बैंक लोन दे दिया कितने का, 1 लाख का, ठीक है। तो सरप्लस बचता है आपका 10,000, ओके। इसको भी टोटल करना है। फिर
आपका आएगा, फिर आपका आएगा कॉल्स इन अरियर्स और आएगा कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब उनको कॉल करके उनसे पैसा लिया। तो हम लोगों ने किससे पैसा लिया है? टाइप 2 से लिया है, राइट। कितना? 28,500 लिया है, राइट। तो इसका आप कैलकुलेशन लिख सकते हो, 2000 शेयर्स इंटू 14.25 पर शेयर, ठीक है। तो 28,500 डिवाइड बाई 2000 करोगे तो आपको 14.25 है। ये कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो गया। अब पेमेंट साइड में क्या है आपका? एक तो है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जो कि है 5000, ठीक है। उसके बाद में है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। उसमें भी आपका अनसिक्योर्ड एक ही है तो 3,50,000 आ जाएगा। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने पेमेंट किया है, राइट। कितना? 1 लाख। और उसके बाद में आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया है, राइट। उसमें क्या किया? टाइप 1 शेयर को दिया। ये आपने टाइप 2 से लिया, टाइप 1 को आपने दिया। कितना दिया आपने? 21,500। तो उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा? 2000 शेयर्स इंटू 10.75 पर शेयर, ओके। अब इसको कैलकुलेट करो, 40,000 प्लस 1,68,000 प्लस 2,30,000 प्लस 10,000 प्लस 28,500। तो आपका आएगा 4,76,500 और ये भी आपका 4,76,500 ही आएगा। 5,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 21,500, तो ये आ गया 4,76,500, ठीक है। समझ में आ गया? तो लिक्विडेशन में इतना याद रखना, अगर वर्किंग नोट प्रॉपरली बना दिया तो फिर ये सब इजी है। और फर्स्ट वाले में हम लोग ने देखा कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कब देंगे? जब आपका अमाउंट कम होगा, वो इंपॉर्टेंट था। और सेकंड में हम लोग ने देखा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हम लोग को कैलकुलेशन कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट था। तो दोनों जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो दोनों सब में दिख गए, ठीक है। तो आपको अगर जो मैंने लेक्चर्स में समझाया वो नहीं समझा हो तो ये दो सम अगर आप प्रॉपरली देख लोगे वापस से 1-2 बार तो आपको प्रॉपरली समझ जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से हम लोगों ने 2019 का पास्ट पेपर ख़त्म कर दिया है। 2017 और 2018 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और लिक्विडेशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और लिक्विडेशन, तो आपके 4 सम होंगे 2017 और 18 में। और जो लिक्विडेशन का सम है वो मैंने आपको सिखा दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ने किया वही सम आपका 2017 और 18 में। तो एक्चुअल में आपका 2017 और 18 में आपको सिर्फ 2 ही सम रहेगा, तो वो मैं नहीं कराऊंगा। वो मैं क्या करूंगा, जो टेलीग्राम का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ, तो वो 2 क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2017, 18 और 19 तीनों हो गया। बस 2019 का मैंने वीडियो बनाया और 2018 और 17 का मैं आंसर डाल दूंगा। और एक और बात, अभी जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अभी 2 आंसर डालूंगा मैं टेलीग्राम पे, वो सब मैं पिन कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर दे दो या उसका आंसर दे दो, पहले पिन कमेंट में जाके देख लेना कि क्या उसका आंसर दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है फिर क्वेश्चन पूछना, ताकि फिर मैं वापस आपको आंसर दे पाऊँ उसका। लेकिन अगर पहले से दे के रखा है और फिर आप लेट आओ और फिर वापस से पूछो और फिर से बताना हो तो वो ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पिन कमेंट्स में जाके देख लेना क्या आपका वो डाउट सॉल्व होता है वहाँ पर। अगर नहीं होता है तो फिर पूछो, मैं सॉल्व कर दूंगा, या फिर ग्रुप में कोई भी होगा वो सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन का आंसर पिन कमेंट्स में है तो पहले पिन कमेंट्स में जाके आपका आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करूंगा कि कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा मैं पिन कर दूंगा, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट्स का 2019 का पेपर सॉल्व कर दिया। मैंने बहुत डिटेल में स्लो करके पूरा सम किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपका सम भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर जरूर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ में और अनऑफिशियल ग्रुप में, क्योंकि 2019 का पेपर की तरह ही 2023 का पेपर आएगा। तो 2019 अगर आप सॉल्व कर देते हो तो 2023 आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अनऑफिशियल डिवीजन में जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ ये वीडियो अपने ग्रुप में डाल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।